हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और दोस्तों, मैं हूं ईश्वर सिसोदिया। दोस्तों, ये हमारे टॉप एजुकेटर हैं जिनके माध्यम से आप पढ़ते हैं, डेली क्लासेस लेते हैं, साथ ही हमारे प्लस कोर्स में भी आपको पढ़ाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है ईश्वर सिसोदिया, डिसेंट अकेडमी ब्यावरा, डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ से, है ना। MPPSC और व्यापम की कैटेगरी के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों। और लगभग 4 साल से मैं जो है MPPSC और व्यापम बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूँ, और यही अनुभव आपके साथ शेयर करने का मुझे मौका मिला दोस्तों। क्रैक MPPSC व्यापम विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट सीरीज और स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस और बाय टॉप एजुकेटर के माध्यम से पढ़ने का आपको यहाँ पर अनअकैडमी पर मौका मिलता है दोस्तों। तो अनअकैडमी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी जो भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और साथ ही साथ भारत के सबसे बड़े टॉप एजुकेटर जो आपको यहाँ पर मिलते हैं और पढ़ाते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। और डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर अपना गोल चूज करना है MPPSC व्यापम, और गोल चूज करने के बाद आपको जाना है स्पेशल क्लास के अंदर। स्पेशल क्लास सर्च करने के बाद ये 3 डंडे दिख रहे हैं ना आपको, इसमें स्पेशल, इस पर क्लिक करना, वहाँ पर प्लस आएगा, फिर इसमें स्पेशल क्लास भी दिखेगा आपको। तो स्पेशल क्लास पे जाकर आप सर्च बॉक्स में जाना, यहाँ पर सर्च कर लेना ईश्वर सिंह। जैसे आप दोस्तों यहाँ पर सर्च करोगे, आपको यहाँ पर मेरा प्रोफाइल आपके सामने खुल के आ जाएगा। जैसे आपके सामने मेरा प्रोफाइल खुल के आता है दोस्तों, वहाँ पर लिखा रहेगा फॉलो का बटन, और उस फॉलो पे जाकर कर देना क्या, फॉलो। तो जैसे आप फॉलो करोगे दोस्तों, तो आपको मेरा वहाँ पर पूरा प्रोफाइल मिल जाएगा, और साथ ही साथ फॉलो करने के बाद डेली लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा ईमेल के माध्यम से आपके मोबाइल फ़ोन पर उसका नोटिफिकेशन जाएगा कि जो भी टॉपिक में पढ़ाऊंगा उसका तुरंत आपके पास आ जाएगा। तो इससे फ़ायदा होगा ये, ठीक है दोस्तों। तो जिन्होंने भी फॉलो नहीं किया अभी तक, वो फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। प्रोफाइल पे जाकर आप फॉलो कर लीजिएगा, ईश्वर सिंह नाम सर्च करना है आपको स्पेशल क्लास में जाकर, और फॉलो जरूर करना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही शानदार है। उससे पहले जान लेते हैं कि हमारी MPPSC व्यापम सब्सक्रिप्शन प्लान कैसा क्या है। तो अगर कोई भी प्लान लेना चाहता है दोस्तों, ध्यान देना, यहाँ पर प्लस कोर्स में ये होता है कि आपको, जैसे हम फ्री पढ़ाते हैं तो फ्री वाला तो चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आपको एक बेहतरीन टीचर और बेहतरीन एजुकेटर से आपको पढ़ना है, और आपको एक अपना बैच कोर्स ज्वाइन करना है, जिस प्रकार ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करते हैं आप, वैसे अगर यहाँ पर भी आप अगर प्लस लेकर आप प्लस कोर्स में जाकर आप जो है अपनी तैयारी को महत्वपूर्ण ढंग से कर सकते हैं। समय समय पर बैच लागू होता है, बैच चालू होता है, और बैचेस में टाइम टू टाइम आपकी क्लासेस रहती हैं। तो आप सभी लोग जिनको भी प्लस कोर्स लेना है, आप बिल्कुल मुझे बेशक मुझे बता सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये पहला जो फर्स्ट मंथ का जो पड़ेगा आपको दोस्तों, ये 1600 रुपये का पड़ेगा। हाँ, ये पहले बढ़ गया है, फीस पहले 1400 की थी, अब बढ़ के 1600 गई। लेकिन अगर आप यहाँ पर भी डिस्काउंट चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 1 मंथ का डिस्काउंट आपको, 1 मंथ के लिए आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ईश्वर, आप जो है यहाँ पर रेफरल कोड यूज़ कर लीजिएगा मेरा ईश्वर। रेफरल कोड यूज़ करने पर आपको 10% का यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 12 महीने का जो 7000 रुपये है, तो 12 महीने का 7000 की जगह यहाँ पर ये लगेंगे दोस्तों 8800 रुपये। तो 12 महीने के 8800 रुपये लग रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर भी रेफरल कोड यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ 12 महीने का यहाँ पर डिस्काउंट दोस्तों, यहाँ पर 12 महीने में की जो फीस लगेगी वो लगेगी 12800 रुपये। लेकिन 12800 में भी अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो आप रेफरल कोड यूज़ कर लीजिएगा, आपको 10% का यहाँ पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर सभी का। तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट दिया जाएगा दोस्तों MPPSC व्यापम सब्सक्रिप्शन में। तो आप सभी लोग जल्दी से, जिनने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, ले लीजिए, और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन और रणनीति के आधार पर अपनी तैयारी करना चालू कर दीजिए दोस्तों। मौका बार बार नहीं मिलता है, पैसे वैसे तो ये तो जाते आते रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी बन जाएगी अपनी, वो सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं अपन। हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम में क्या, भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में दोस्तों हमारा चल रहा था मध्यकालीन भारत का इतिहास, और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग पहुंच गए थे कहाँ तक, तुगलक वंश जो है हमारा समाप्त हो चुका था, और वहीं पर हमारा आज से चलेगा लोधी वंश। तो आज से हम पढ़ना चालू करेंगे लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश में हम पढ़ेंगे सबसे पहले लोधी वंश का संस्थापक, और फिर उसके बाद आगे के उनके जो भी वंशज रहेंगे उनको कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और डेली क्लासेस रहती है दोस्तों 6 बजे। हमारा चैनल का नाम बता देता हूँ मैं आपको, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर ये PDF वगैरह आती है। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों MP 360 बाय ईश्वर सर।
आप सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको टेलीग्राम, यानी अकेडमी का टेलीग्राम है MP 360 सर। ये टेलीग्राम आप सर्च कर लीजिएगा, आपको ये टेलीग्राम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो टेलीग्राम में आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पर फाइल मिल जाएगी आपको, साथ ही साथ आपको वहाँ पर जो भी आपको गाइडेंस वगैरह चाहिए वो भी आपको वहाँ पर मिल जाता है, ठीक है ना। तो MP 360 सर टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, आज से हमारा स्टार्ट होगा लोधी वंश। हमारा वैसे क्या चल रहा है, दिल्ली सल्तनत काल चल रहा है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। दिल्ली सल्तनत काल चल रहा है दोस्तों, और दिल्ली सल्तनत काल में हम लोगों ने कल पढ़ा था तुगलक वंश और सैयद वंश। सैयद वंश अब समाप्त हो गया दोस्तों। सैयद वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था आलम शाह। इसी आलम शाह के बारे में, अलाउद्दीन आलम शाह उसका पूरा नाम था। आलम शाह के बाद आलम शाह सत्ता को छोड़ देता है, और आलम शाह सत्ता को छोड़ देने के बाद एक लोधी वंश का एक शासक था जिसका नाम था बहलोल लोधी। इसके शासन के बारे में पूरा बताऊंगा मैं आपको। बहलोल लोधी, तो ध्यान देना दोस्तों, बहलोल लोधी जो है लोधी वंश का संस्थापक था। ध्यान देना दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल चलता है कहाँ से कहाँ तक, तो 1206 से लेकर 1526 तक। 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासन चलता है। और दिल्ली सल्तनत में दोस्तों आज से हम पढ़ना चालू करेंगे कौन सा, लोधी वंश। और लोधी वंश में आया कौन, बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी का जो शासनकाल चलेगा दोस्तों, ये चलेगा आपका 1451 से लेकर 1489 तक, है ना। तो ध्यान देना, 1451 से लेकर 1489 तक बहलोल लोधी का शासन चलता है दोस्तों। आई बात समझ में। तो जैसे आपका आलम शाह द्वितीय ने बोल दिया कि भैया मैं तो अब बदायूं गवर्नर बन चुका हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं दिल्ली से, तो आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह बोल रहा है कि मैं तो स्वेच्छा से दिल्ली सल्तनत के गद्दी को त्याग कर रहा हूँ। तो मतलब सैयद वंश का लास्ट शासक ही मना कर रहा है कि हम दिल्ली सल्तनत को छोड़ रहे हैं, तो फिर बहलोल लोधी क्यों छोड़ेगा उसको। तो बहलोल लोधी ने क्या किया, बहलोल लोधी दिल्ली सल्तनत को संभाल लेता है। इतनी बड़ी राजगद्दी को अगर कोई छोड़ रहा है, मौका मिला है, तो बहलोल लोधी मौका क्यों छोड़ेगा। तो बहलोल लोधी ने क्या किया, दिल्ली सल्तनत पर या दिल्ली की गद्दी पर अपना राजपाट बनाना शुरू कर दिया, और यहाँ पर एक अलग वंश लेकर आया जिसका नाम था क्या, लोधी वंश, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बारे में कहानी सुनना ध्यान से। कौन था बहलोल लोधी, क्या था इसके बारे में तो मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं कि जब बहलोल लोधी शासक बना था, तो बहलोल लोधी जो था उस समय सरहिंद का एक गवर्नर हुआ करता था, है ना। शासन के समय कहाँ का गवर्नर था, ध्यान देना, ये कहाँ का था, ये पहले सरहिंद का गवर्नर था। ये सरहिंद का गवर्नर था, पहली बात तो ये। दूसरी बात इसके बारे में ध्यान देना दोस्तों, ये अफगान था। ये क्या था, मुस्लिम में भी अफगान था ये। और ध्यान देना दोस्तों, मुस्लिम अफगानों में भी इसके अलग अलग शाखाएं होती है। तो मुस्लिम अफगानों में इसकी जो अंदर की जो शाखा होती है दोस्तों, तो अफगानों में एक शाखा होती है जिसे हम बोलते हैं गिलजई शाखा, है ना। गिलजई में भी एक और शाखा होती है जिसे हम बोलते हैं शाहूखेल शाखा, ठीक है ना। तो शाहूखेल शाखा, चलो मैं बता देता हूँ आपको। ये अफगान था, सबसे पहली बात ये क्या था, अफगान था। अफगानों में गिलजाई होता था, और अफगानों के गिलजाई में एक और शाखा हुआ करती थी जिसका नाम था शाहूखेल, ठीक है ना। तो अफगान था ये, अफगान। और अफगानों में ध्यान देना एक शाखा हुआ करती थी गिलजई। अफगानों में गिलजई का एक और शाखा होती थी जिसको हम बोलते थे शाहूखेल, शाहूखेल शाखा। तो ध्यान देना दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत चलता है। उसमें बहलोल लोधी का शासन चलता है 1451 से लेकर 1489 तक। ये पहले सरहिंद का गवर्नर था दोस्तों, इसके बारे में याद रखना है। साथ ही साथ ये अफगान था। गलजई जो है शाखा हुआ करती थी अफगान की, उसमें भी एक शाखा थी जिसका नाम था शाहूखेल, उस शाखा से बिलोंग करता था। आई बात समझ में सभी को, यहाँ तक कोई समस्या। चलिए आगे बढ़े अपन। इसके बारे में और क्या उल्लेख मिलता है तो ध्यान देना दोस्तों, इसके बारे में ये उल्लेख मिलता है कि इस आदमी ने
इसने बहलोल लोदी ने क्या किया था, दिल्ली की सल्तनत पे बैठा था, तो ये कहीं ना कहीं इसने, ये जो बहलोल लोदी था, इसने क्या किया था, सामंत यानी कि जो अपने मतलब जो दरबार में रहने का जो रहता था, सुल्तान रहता था, तो वो कहने का मतलब एक सभी के एक साथ समान व्यवहार करता था। यह सुल्तान बन गया था लेकिन गद्दी पर बैठ कर नहीं रहता था, ये लोगों के बीच में बैठना पसंद करता था, यानी कि ये सभी के साथ कैसा व्यवहार करता था कि हम सब क्या है, समान में प्रथम। तो इसने एक शासन करने की नीति लागू की थी, शासन करने की जो इसकी नीति लागू की थी, उसने कहा था कि राजस्व का समानता का सिद्धांत लागू किया था इसने, और साथ ही साथ इसने एक समान सिद्धांत लागू किया था, समान में प्रथम। सिद्धांत लागू किया, यानी कि सभी के साथ बैठना उठना, भाई सभी के साथ बैठना उठना, ऐसा नहीं था कि राजा बन गया तो ये अपने आप में पता नहीं क्या बन गया, तो ऐसा इसके अंदर नहीं था। सभी के साथ समान व्यवहार करता था, सभी के साथ समान व्यवहार, सभी के साथ समान व्यवहार करता था ये आदमी। ये थोड़ी सी बातें जो आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसके बारे में और क्या उल्लेख मिलता है, इसके बारे में और उल्लेख मिलता है कि इसने जौनपुर जो शहर था, जो कि जोना खान ने बसाया था, उस जौनपुर पे भी इसने क्या किया था, आक्रमण किया था, ऐसा उल्लेख मिलता है कि इसने 1484 में जौनपुर के ऊपर भी आक्रमण किया था, जौनपुर पर आक्रमण, है ना, ऐसा उल्लेख मिलता है कि इसने जौनपुर पर भी क्या आक्रमण किया था, 1484 में इसने जौनपुर के ऊपर भी आक्रमण किया था, ऐसा बहलोल लोदी के बारे में उल्लेख मिलता है। और क्या बातें मिलती बहलोल लोदी के बारे में, ध्यान से सुनना। बहलोल लोदी के बारे में उल्लेख मिलता है कि इसने कुछ सिक्के भी चलवाए थे, कहा था कि इसने बहलोली सिक्के चलवाए थे, इसने अपने नाम के आधार पर ही बहलोली सिक्के चलवाए थे, ये भी आपको याद रखना है, बहलोली सिक्के इसने बहलोली सिक्के जारी करवाए थे, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना। क्लियर सभी का यहाँ तक? ओके, सिंहासन पर नहीं बैठा था ये, सिंहासन पर नहीं बैठता था ये ना। चलिए आगे बढ़े अपन। इसने बहलोली सिक्के चलवाए थे, ऐसा उल्लेख मिलता है कि इसके जो सिक्के होते थे, इसके सिक्के होते थे, इसके जो सिक्के होते थे दोस्तों, पहले उस समय टका चलते थे, तो कहा था कि इसके सिक्के एक टका बराबर कितना सिक्का होता था, तो ध्यान देना, 1 टका बराबर 40 बेलोली, ठीक है ना, 1 टका बराबर कितना, 40 बेलोली होता था। ये थोड़ा सा ये याद रखना आपको, ठीक है ना। तो ये इनने बेलोली सिक्के चलवाए थे, जौनपुर पर आक्रमण करवाया था। बहलोल लोदी ये पहला सरहिंद का गवर्नर हुआ करता था, अफगान था, अफगान में भी साउ खेल था। सम्मान में प्रथम ये सिद्धांत आ सकता है आपके एग्जाम में कि भाई समान में क्या था, कौन सा सिद्धांत लागू किया था, समान में प्रथम सिद्धांत लागू किया था। साथ ही साथ इसने राजस्व के लिए एक सिद्धांत लागू किया था, राजस्व समानता का सिद्धांत। भाई भूमि के लिए सबके लिए समानता का अधिकार होगा, समानता बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं किसी के अलग अलग सिद्धांत लागू कर दिया, किसी के लिए अलग कर दिया, किसी के लिए अलग कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। भूमि के लिए समान राजस्व का जो है इसने क्या किया था, सिद्धांत लागू किया था। तो राजस्व समानता का सिद्धांत इसने यहाँ पर लागू किया था, ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो बहलोल लोदी ने क्या किया था, राजस्व में समानता का सिद्धांत यहाँ पर लागू करवाया था। क्लियर सभी का यहाँ तक? कोई समस्या आपको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसी बहलोल लोदी के बारे में और क्या बातें मिलती है, तो ध्यान से सुनना। बहलोल लोदी के बारे में और क्या बातें मिलती है, तो ध्यान देना। बहलोल लोदी के बारे में उल्लेख मिलता है कि ये बहलोल लोदी अपने सरदारों को मनसद
मनसद ए आली, मनसद ए आली कहकर बुलाता था। यानी कि ये अपने जो सरदार हुआ करते थे उनको क्या कहता था, मनसद ए आली कहकर बुलाता था। ठीक है, तो बहलोल लोदी के बारे में इतनी कहानी आप सभी को पता चल गई होगी कि बहलोल लोदी कैसा शासक था, है ना। आई बात समझ में सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना दोस्तों, बहलोल लोदी के बारे में और क्या उल्लेख मिलता है, तो बहलोल लोदी के बारे में उल्लेख मिलता है कि जब एक ग्वालियर से वापस लौट रहा था, तो ग्वालियर से लौटते वक्त इसके लू लग गई थी। हाँ, ग्वालियर से लौटते वक्त इसके लू लग गई। लू लगने के कारण ये हो गया बीमार, और जब बीमार हुआ तो बात है 12 जून 1489 की। कब की बात है, 12 जून 1489 की बात है। बीमार हुआ और 12 जून 1489 में ही इसकी हो गई क्या, मृत्यु। कहाँ पर मृत्यु हुई, तो ध्यान देना, मिलावली नाम का एक स्थान पड़ता है, मिलावली में जाकर इसकी मृत्यु हो गई। तो मिलावली में जाकर 12 जून 1489 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और इसका काम यहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बहलोल लोदी के बारे में आप सभी को समझ में आ गया होगा। बहलोल लोदी ने कैसे क्या राज किया, सारी की सारी कहानी मैंने आपको बता दी है दोस्तों। आगे बढ़े अपन। अब बहलोल लोदी के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट शासक के बारे में। इसका बेटा ही अगला नेक्स्ट शासक बनेगा। अगला जो शासक बनता दोस्तों बहलोल लोदी का बेटा ही बनेगा, जिसका नाम था दोस्तों क्या, इब्राहिम लोदी, सॉरी सिकंदर लोदी। इब्राहिम लोदी तो इसके बाद आता है। कहते हैं इसके बहुत सारे 9 पुत्र थे बहलोल लोदी के। कितने पुत्र थे, हाँ ये भी बात आप याद कर लेना। बहलोल लोदी के लगभग 9 पुत्र थे। 9 पुत्र में सबसे जो योग्य पुत्र था उसका नाम था निजाम शाह। कौन था, बहलोल लोदी का सबसे योग्य पुत्र कौन था, निजाम शाह था। चलिए आगे बात करते हैं। तो बहलोल लोदी के 9 पुत्र थे। बहलोल लोदी के 9 पुत्रों में से जो निजाम शाह था वही निजाम शाह शासक बनता है। किस नाम से दोस्तों, तो वही शासक बनता है सिकंदर लोदी के नाम से शासक बनता है, सिकंदर लोदी। ध्यान देना दोस्तों, सिकंदर लोदी वेरी वेरी मोस्ट है। सिकंदर लोदी के बारे में ध्यान दो। सिकंदर लोदी के बारे में ध्यान देना, कहानी क्या है तो ध्यान दीजिएगा। सिकंदर लोदी का शासनकाल जो चलेगा दोस्तों, ये चलेगा आपका 1489 से लेकर 1517 तक। 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक इसका शासनकाल चलेगा दोस्तों। यानी कि 1489 से लेकर 1517 तक सिकंदर लोदी का शासनकाल चलता है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्लियर सभी का यहाँ तक, कोई समस्या। अब आगे बढ़े अपन। ध्यान देना, सिकंदर लोदी ने क्या क्या काम करवाया उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सिकंदर लोदी कौन था, पहले तो इसका वास्तविक नाम क्या था ये आपको देख लेते हैं। देखिए इसका वास्तविक नाम क्या था, इसका वास्तविक जो नाम था दोस्तों वो था क्या, इसका वास्तविक नाम था निजाम शाह। इसका वास्तविक नाम क्या था, निजाम शाह था। ये तो मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों। इसके बाद इसने क्या किया तो दोस्तों ध्यान देना, इसी के बाद इसने क्या किया, इसी सिकंदर लोदी ने जौनपुर शहर को जो है, जौनपुर का जो विलय किया ना, तो जौनपुर शहर का विलय इसने, जौनपुर का विलय इसने कहाँ कर लिया, दिल्ली में कर लिया। तो दिल्ली में कर लिया इसने जौनपुर का विलय, जौनपुर शहर का विलय दिल्ली में कर लिया। ये भी आपको याद रखना दोस्तों, यही शासक था जिसने जौनपुर को अपने दिल्ली में मिला लिया था। इसके बारे में ये उल्लेख मिलता है। और इसके बारे में क्या उल्लेख मिलता है तो ध्यान देना, लोदी वंश का यह भी सर्वश्रेष्ठ शासक हुआ करता था। तो ध्यान देना, लोदी वंश का अच्छा शासक था, लोदी वंश का महान शासक था, ये भी महान शासक था। इसने और क्या काम करवाया तो ध्यान देना, इसी व्यक्ति ने आगरा शहर की स्थापना करवाई थी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करवाई और बाद में उसी को आगरा को अपनी राजधानी बना लिया था। ध्यान देना दोस्तों, सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना करवाई, आगरा शहर बसाया। आगरा शहर बसाने के बाद उसी एक साल के बाद यानी कि 1506 में इसी आगरा को अपनी राजधानी बना लिया।
राजधानी बनाया। आई बात समझ में सभी को। सिकंदर लोदी के बारे में ध्यान देना। पहली बात क्या है कि वास्तविक नाम जो है इसका निजाम शाह था। साथ ही साथ इसने क्या किया, तो ध्यान देना दोस्तों, इसी व्यक्ति ने क्या किया, सबसे पहले हमारे यहाँ पर जौनपुर का विलय इसने कर लिया। कहाँ पर, तो जौनपुर का विलय कर लिया इसने दिल्ली में। इसी के साथ साथ इसने क्या किया, 1504 में आगरा शहर को बसाया और 1506 में कि 1 साल के बाद उसी आगरा को जो है इसने राजधानी बना लिया था। फिर साथ ही साथ उल्लेख मिलता है कि लोधी जो था ये मान वंश था, मान शासक था लोधी वंश का, सिकंदर लोधी। इसके बारे में ये सारी बातें का उल्लेख मिलता है। इसके बाद और क्या उल्लेख मिलता है, तो इसके बारे में ध्यान देना दोस्तों। इसने भूमि के मापन हेतु एक पद्धति लागू की थी जिसका नाम था गज-ए-सिकंदरी, जो है इसने पद्धति लागू की थी गज-ए-सिकंदरी। तो ध्यान देना आगे क्या बात मिलती है, ध्यान देना। सिकंदर लोधी के बारे में आगे उल्लेख मिलता है, सिकंदर लोधी के बारे में आगे क्या उल्लेख मिलता है, तो ध्यान सुनना। सिकंदर लोधी के बारे में आगे उल्लेख मिलता है कि इसने भूमि हेतु, भूमि माप हेतु इसने भूमि माप हेतु एक पद्धति लागू की थी जिसे हम बोलते हैं गज-ए-सिकंदरी, है ना, गज-ए-सिकंदरी। इसने जो है यहाँ पर पद्धति लागू की थी इसने गज-ए-सिकंदरी की पद्धति इसने लागू की थी। इसके बाद ध्यान देना आगे और क्या काम करवाया इसने, तो इसने भूमि गज-ए-सिकंदरी जो है लागू करवाया। साथ ही साथ इसके बारे में और क्या उल्लेख मिलता है, इसी सिकंदर लोधी के बारे में उल्लेख मिलता है कि इसने कहा था कि इसने गज-ए-सिकंदरी के बाद में कहा था कि नगरकोट का जो ज्वालामुखी मंदिर था उस पर भी इसने आक्रमण करवाया था, उसको तोड़वा दिया था। तो सिकंदर लोधी के बारे में उल्लेख मिलता है कि इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर पर इसने आक्रमण करवाया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। नगरकोट ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण करवाया, ठीक है ना। इसके बाद इसी सिकंदर लोधी के बारे में और क्या उल्लेख मिलता है, तो ध्यान से सुनना। ये फारसी भाषा में कविताएं लिखता था, ध्यान देना, फारसी भाषा में ये कविताएं लिखता था और इन्हीं कविता को इतिहास में नाम से जाना जाता है दोस्तों, गुलरुखी कविताएं, है ना। तो ध्यान देना, फारसी भाषा में बहुत शानदार कविताएं लिखता था, गुलरुखी कविताएं, जिन्हें हम इतिहास में जानते हैं। तो इतिहास में गुलरुखी नाम की कविताएं लिखा करता था, ऐसा उल्लेख मिलता है। सिकंदर लोधी के बारे में और क्या उल्लेख मिलता है, तो ध्यान से सुनना। इसी सिकंदर लोधी के बारे में उल्लेख मिलता है कि इसने कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार की मरम्मत भी करवाई थी। इसी के बारे में उल्लेख मिलता है कि इसने, एक मिनट, कुतुब मीनार की जो है कुतुब मीनार जो थी उसका मरम्मत भी इसने करवाया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। इसी ने क्या करवाया था, तो ध्यान देना, इसी ने कुतुब मीनार की मरम्मत, निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन मरम्मत किसने करवाई थी, तो ध्यान देना, मरम्मत करवाई थी आपके सिकंदर लोधी जी ने, ठीक है ना। आई बात समझ में सभी को यहाँ तक, कोई समस्या यहाँ तक? चलो आगे बढ़े अपन। सिकंदर लोधी के बारे में तो और क्या उल्लेख मिलता है, सिकंदर लोधी के बारे में एक और उल्लेख मिलता है कि सिकंदर लोधी ने सैन्य और गुप्तचर प्रणाली को जो है इसने लागू करवाया था अपने शासनकाल में। सैन्य प्रणाली व गुप्तचर प्रणाली को भी इसने जो है अलग संगठन बनाया था उसका, और सैन्य और गुप्तचर प्रणाली दोनों को इसने लागू करवाया था, गुप्तचर, ठीक है। तो सैन्य व गुप्तचर की प्रणाली इसने लागू करवाई थी अपने शासनकाल में। ये भी बातें आपको इसमें याद करना है, ठीक है दोस्तों। क्लियर सभी का यहाँ तक? आगे बढ़े अपन। चलिए, सिकंदर लोधी के बारे में इतनी कहानी मिलती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसकी मृत्यु हो जाती है 1517 के बाद में, जो है फिर इसका अगला शासक बनेगा, और अगला शासक हमारा कौन रहेगा, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला शासक रहेगा दोस्तों इब्राहिम लोधी, और उसके बारे में हम अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए यहीं तक हमें पढ़ना था। और ये गज-ए-सिकंदरी का मैं आपको बता देता हूँ। गज-ए-सिकंदरी जो होती थी दोस्तों, तो इसमें क्या होता था, कितना इंच मान के करते थे, तो ध्यान देना, गज-ए-सिकंदरी मतलब होता था 30 इंच के बराबर। क्या होता था?
यानी कि 1 गज सिकंदरी बराबर जो कितना होता था, तो 30 इंच के बराबर होता था। ये बात थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद सिकंदर लोदी ने बादलगढ़ जो है, बादलगढ़ का किला बनवाया था, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो बादलगढ़ का किला भी इसने बनवाया था, ये थोड़ा सा याद कर लेना। और बाकी तो आप सभी को याद हो ही गया, कोई समस्या है ही नहीं। चलिए आगे बढ़े अपन। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही था और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज के लिए इतना ही है, ठीक है ना। चलिए, और सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली चल रही है, अच्छे से मना रहे हैं आप लोग, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, ठीक है दोस्तों।